एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है सर? इसमें एक फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, कितने टाइप्स का होता है और उनमें रिलेशन क्या होता है, सब कुछ जानने वाले हैं। भाई इससे पहले आपको बता दिया जाए, ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो सेकंड यूनिट है, क्योंकि इससे पहले एक यूनिट पढ़ चुके हैं और इस यूनिट में हमने कहा था हम पढ़ने वाले, इस यूनिट का नाम है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे इस यूनिट के अंदर। और इस यूनिट में अब तक हम कितने सारे टॉपिक कर चुके हैं इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले हमने सर वीबीटी पढ़ लिया था, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ चुके हैं, सीएफटी पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी पढ़ चुके हैं, साथ में साथ उसकी सीएफएससी पढ़ चुके हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाइडल हो, टेट्राइडल हो, स्क्वायर प्लेनर हो। सीएफएससी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जान चुके हैं। सर हमने लास्ट लेक्चर में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा था और अब तक हमारे लेक्चर आई थिंक 11 हो चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। अभी हम इस लेक्चर में करने वाले थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में, उसके बाद हम काइनेटिक स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद में कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, देन द लास्ट वन इज ट्रांस इफेक्ट। उसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आपको बता दें भाई, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, चाहे आप ग्रेजुएशन प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मतलब आप बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर एमएससी के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप आईटी जेम के लिए पढ़ रहे हैं, गेट की फंडामेंटल बेस बना रहे हैं आप, या सीएसआई नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सब पूरी की पूरी यूनिट जो है हमारी, बहुत सारी यूनिट हैं जो आपको बिल्कुल लो लेवल से हम बिल्कुल अपर लेवल तक सब में लेके जा रहे हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। किसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि अपने पास में हम बोल सकते हैं मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, उससे बहुत सारे लिगेंड लगे होते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। सर ये बना कैसे होगा? जब मेरे पास में बहुत सारे मतलब मेरे पास एक सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो होंगे वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे भाई? मेरा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मेरा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। ये मेरी इक्विलिब्रियम स्टेट है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एक्चुअल में क्या बताती है भाई? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये बताती है कि कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर इसका फॉर्मेशन ज्यादा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी टेल्स अबाउट, हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, टेल्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम अगर समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा लेंगे, हम समझ लेंगे बड़े आराम से, बिना समझे नहीं जाने वाले, है ना। तो टेल्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पहली बात। सर जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो एक्चुअल में क्या बताती है? वो ये बताती है सर, ये जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना एग्जिस्ट कर पाता है, कितना एग्जिस्ट कर पाता है। पहली बात तो ये बताती है, ठीक है। दूसरी बात क्या बताती है भाई? दूसरी बात ये हमारी बताती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी टेल्स अबाउट क्या बताती है भाई? इसका फॉर्मेशन बताती है। टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है कि जो भी हमारा मेटल कॉम्प्लेक्सेस है इसका फॉर्मेशन का एक्सटेंट कितना है, ये बताता है हमारा कौन? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। मान लीजिए भाई साहब मेरे पास में एक मेटल है, ठीक है, लिगेंड है, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद बना रहा मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सर इसका कोई ना कोई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। यहां पर मान लीजिए कांस्टेंट को मैंने ले लिया के है। क्या कांस्टेंट है? के है। व्हाट इज के? के हमारा एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। क्या होगा ये हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ये के जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम के को क्या कहेंगे भाई, हम के को फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। हमको मेन क्या जानना है भी, मेन हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस्ड हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, सब हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सब हमारे इस फॉर्मेशन कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। तो फिलहाल हम फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। चलिए लिख लेते हैं, पहले यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट, सर फॉर्मेशन कांस्टेंट को आप कुछ और नाम भी बोल देते हैं, इसको भाई कुछ और नाम भी बोल देते हैं। पहला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमको एक चीज पता है भाई, एक चीज पता है, इस के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये मेटल उतना ही ज्यादा बनेगा भाई, जितना ज्यादा बनेगा इसका एक्सटेंट फॉर्मेशन का जितना ज्यादा होगा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब हम एक काम बोल सकते हैं, यहां से क्या बोल सकते हैं भाई, हम बोल सकते हैं सर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो होती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो होती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर्मेशन कांस्टेंट की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फॉर्मेशन कांस्टेंट की। कहना क्या चाहते हो सर, कहना क्या चाहते हो? चलो बता देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, बस इतना काम करना है। सर हम कैसे पता करेंगे? पहली बात तो जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है ये एक टाइप का नहीं होता सर, एक से ज्यादा टाइप का होता है। सर कितने टाइप का होता है बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। चलिए यहां लिख लेते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, इसके बारे में चीजें जानते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसके बारे में जो चीजें जानने वाले हैं वो अभी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और वो क्या चीजें हैं वो भी जान लेते हैं। मैं कहूं भाई फॉर्मेशन कांस्टेंट एक्चुअल में दो टाइप का होता है। फॉर्मेशन कांस्टेंट कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, देयर इज टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, और वो दोनों के नाम क्या है वो हम लिख लेते हैं। पहला होता है सर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन यहीं से आता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, पहला स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, दूसरा हो जाएगा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। सर क्वेश्चन ये आता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है। दूसरा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को कैसे ड्राइव करेंगे, क्या होता है ये बता दीजिए, वो भी देख लेंगे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि भाई इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच में। बहुत ज्यादा टफ वाली चीजें है नहीं, बहुत आसान सी चीजें। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम काम ये करेंगे, हम बात करेंगे पहले स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है सर, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है सर, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे करेंगे? तो बहुत आसान सी चीजें हैं। इसमें हम क्या करते हैं भाई, स्टेप वाइज का मतलब है जो आपका बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो 1 बाई 1 स्टेप में बनने वाला, एक साथ नहीं बनेगा। एक साथ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई मेटल एटम है, ठीक है, ये एक लिगेंड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बनाएगा Ml कॉम्प्लेक्स। ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। पहला स्टेप में ये हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो मेरे पास में Ml कॉम्प्लेक्स बन चुका है वो दूसरे लिगेंड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बनाएगा Ml2
सर स्टेप बाइज हो रहा है ना, पहले एक लिगेंड जुड़ा, जब जुड़ गया एक फिर दूसरा लिगेंड जुड़ेगा स्टेप बाइज। अब क्या होगा, जो दो लिगेंड लग चुके हैं अब उसमें एक और लिगेंड आएगा, तो लिगेंड मिलने के बाद क्या बना लेगा भाई, ML3, सर 3 लिगेंड जुड़ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप आगे चलते चले जाओगे तो लास्ट में मान लीजिए हमारा लास्ट में क्या बन जाएगा, MLN बन जाएगा। मान लीजिए n का मतलब कोई भी वैल्यू होगी आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, आप बोल सकते हैं एक मेटल के साथ में n लिगेंड लग गई। कब लगेंगे सर, जब लिगेंड इससे कितने, यहां पर कितने होंगे, MLN-1, n-1। सर n-1 क्यों किया, क्योंकि यहां पर एक लिगेंड था तो इसके पास एक भी नहीं था। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, n-1 n। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर आपको एक लिगेंड कमी तो लेना है, बस वही किया हमने। तो M में एक लिगेंड जुड़ा ML बन गया, दूसरा लिगेंड जुड़ा ML2 बन गया, तीसरा लिगेंड जुड़ा ML3 बन गया, चौथा जुड़ेगा ML4, फिर ML5, इसी तरह से डॉट 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 करते जाएंगे, लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, MLN, जितना हमें बनाना है। तो ये सबका जब जो फॉर्मेशन हुआ है ये कैसे हुआ है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन हुआ है। सर हर एक रिएक्शन हमने किस में लिखी है, इक्विलिब्रियम में। सर इनका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मतलब इनका कोई ना कोई फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। सर उस फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम K से दिखाएंगे, तो इसको हम K1 बोल सकते हैं क्योंकि पहले स्टेप की बात है। K2 बोल दीजिए, K3 बोल दीजिए, डॉट 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 करके आओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, K4 आ। और हम इससे पहले बहुत अच्छी तरह से इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं भाई। आपको पता है अगर आप ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल रहेंगी, लेकिन अगर ग्रेजुएशन की बात करूं तो वहां पर जैसे फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स। सर केमिकल काइनेटिक्स को पूरा कर चुके थे, बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को भी पूरा किया, फेज इक्विलिब्रियम को भी पूरा किया, कोऑर्डिनेशन भी फर्स्ट यूनिट पूरी होगी, कोऑर्डिनेशन की सेकंड यूनिट हमारी चल रही है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से अगर कवर कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो। इधर देखो भाई, इक्विलिब्रियम में जाना था। अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने जाना था। अगर सर हमारे पास में मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बनता है हमारा क्या, कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है सर। तो इसमें हमने क्या कहा था, अगर हमको निकालना है इसका क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाद वाला, रिएक्टेंट पहले वाला। तो चलिए फिर आ जाइए सर, इधर देखते हैं क्या करना भाई। हमको ये करना सर, यहाँ पर है K1। सर ये भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बिल्कुल, इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। सर K1 को हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, ML, तो हम क्या लिखेंगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाना है, डिवाइड बाय क्या हो जाना भाई, डिवाइड बाय यहां पर आ जाइए, कौन है रिएक्टेंट, एक M है दूसरा L है, तो हम क्या करेंगे सर, यहां लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। सर ये किसकी वैल्यू हो गई, ये तो K1 की हो गई, ठीक है सर। K2 की भी निकालो साथ में, K2 की निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट कौन है इस बार, ML2, यहां पर लिखेंगे ML2 डिवाइड बाई कौन हो जाएगा, ML इंटू M, क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, एक है ML और दूसरा है L। आई होप इतनी बात भी समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। K3 की वैल्यू निकालिए भाई, K3 की वैल्यू की बात करते हैं तो कौन आएगा भाई, प्रोडक्ट हमारा ML3, तो यहां कर देंगे सर ML3, ठीक है, डिवाइड बाई कौन हो जाएगा, ML2 इंटू L, ML2 इंटू L। इसी तरह से हमारा आगे चलता जाएगा, और जब हम Kn की वैल्यू निकालेंगे, तो Kn की क्या हो जाएगी भाई, Kn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kn बराबर क्या हो जाएगा भाई, Kn, यह K4 लिख दिया हमने ना, इसको Kn लिखो, Kn लिखेंगे हम इसको, Kn से मैं भी गलती कर रहा हूं, Kn क्योंकि n लिगेंड लगे ना इसलिए, तो हमने Kn लिख दिया। Kn की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, MLN, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MLN डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, MLN-1, यहां हो जाएगा हमारा MLN-1 इंटू
इनटू क्या है एल, क्या है यहाँ पर एल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर इसको बोलते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और है सर, यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, पहला हुआ, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी। सर इनमें रेट की अगर हम बात करें कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, भाई पहला जो लिगेंड लगेगा वो बहुत तेज लगेगा, दूसरा उससे स्लो, तीसरा उससे स्लो। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इनकी क्या होती चली जाएगी, कम। तो इनके फॉर्मेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू वो भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर आपसे बोला जाता सर ये है अपने पास क्या है, K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, डॉट 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 Kn है। सर इनमें फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें, किसकी बात करें, फॉर्मेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे सर सबसे ज्यादा K1, फिर उसके बाद K2, फिर K3, फिर K4, डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा आपका K। बार बार हम इसको 4 ही लिख देते हैं, क्या चक्कर भाई, अगर गलती पहले भी हो रही हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना Kn आएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट का एक, हम बोल सकते हैं एक क्रम हो गया, एक ऑर्डर हो गया। चलिए सर हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट तो आ गया समझ में, अब हम एक काम करते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं। ये हमारा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट था बिल्कुल। अब हम बात करेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, सर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सेम कहानी कर दें, सेम कहानी। ओवरऑल का मतलब क्या है, एक साथ, भाई स्टेप वाइज का मतलब 1 by 1, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। या ओवरऑल का मतलब एक साथ सारे जितने भी हैं एक साथ आ जाइए। कहने का मतलब क्या, मेरे पास में ये मेटल है, ठीक है, एक लिगेंड आ रहा है, क्या बन जाएगा सर, यहां बन जाएगा हमारा Ml, यही तो बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, एक ना जुड़कर 2 लिगेंड डायरेक्ट जुड़े, 2 लिगेंड डायरेक्ट जुड़े, क्या बन जाएगा भाई, Ml2 बन जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मान लीजिए M है, 3 L डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, क्या बन जाएगा भाई, यहां से बन जाएगा सर Ml3, ये बन जाएगा सर। मतलब जितने लिगेंड लगने उतने लिगेंड डायरेक्ट एक बार में जुड़े, एक बार में जुड़े, इसे बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अच्छा एक और चीज देखो, अगर मैं एक काम कर देता हूं भाई, यहाँ पर डॉट डॉट कितने भी जोड़ लो ना आप, तो अगर मान लीजिए M है मेरे पास और मैं N लिगेंड जोड़ रहा हूं इसमें, तो क्या बन जाएगा भाई अपने पास बन जाएगा MLN। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो सर। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई ना कोई तो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा हमने स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को K से दिखाया था, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को कैसे दिखाया था, K से। अब हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को दिखाएंगे बीटा से। तो सर पहला है तो β1, 2 लिगेंड लगे हैं β2, 3 लगे हैं β3, बहुत सारे लगे हैं मतलब n लगे हैं तो बीटा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ चलिए भाई, इनका जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है उनका वैल्यू भी लिख लेते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सर β1 की बात करें, β1 कैसे निकालेंगे, हमें तो पता है, क्या पता है सर, प्रोडक्ट ही कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर β1 हो जाएगा, प्रोडक्ट कौन है भाई, Ml, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। सर यही तो हो जानी है, बिल्कुल यही हो जानी सर, Ml की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय M की कॉन्सेंट्रेशन इंटू L की कॉन्सेंट्रेशन। β1 सर β2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, β2 बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 बाई Ml2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कौन है सर, M की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, M की कॉन्सेंट्रेशन इंटू L की कॉन्सेंट्रेशन है। सर L है, L कितने हैं, 2, जितने हैं उतनी पावर पे चढ़ा दो L की। सर L 2 है, L की पावर 2 हो जाएगी, ये β2 की वैल्यू होगी। अगर मेरे को सर β3 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान काम करना भाई, बहुत आसान काम करना है। β3 के लिए कौन है, Ml3, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3 डिवाइड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई कौन है, M की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है सर, M की कॉन्सेंट्रेशन होगी, M की कॉन्सेंट्रेशन इंटू L की कॉन्सेंट्रेशन, L की कॉन्सेंट्रेशन कितने L है, 3 है, इसकी पावर 3 चढ़ जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। सर इसी के साथ अगर हम एक काम करते हैं, βn की वैल्यू निकालते, चलो
बीटा एन की भी निकालो। सर क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एल एन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल की पावर कितने एन है, एन है, एल है हमारे एन, तो एन पावर चढ़ा दी हमने। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी भाई। अभी तक हमने क्या किया, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एक एक करके लिगेंड लगते चले जा रहे हैं। उनमें जो फॉर्मेशन कांस्टेंट था उसको बोलो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, उसको हमने दिखाया के से, K1 K2 K3 K2 डॉट 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 Kn। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जितने लिगेंड लगने एक साथ लगने, जितने लिगेंड लगने हैं एक साथ लगने हैं, एक लगना है, दो लगने हैं, तीन लगने हैं, चार लगने, उनको हम फॉर्मेशन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहेंगे। इसको हम बीटा से दिखा रहे हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है भाई रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब के एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब बी। तो अब हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच में। सर कैसे निकालने वाले हैं बता दीजिए। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटे लेवल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर सबको एक साथ हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। एक चीज देखो भाई, मैं करता हूं सर K1 इंटू K2 इंटू K3। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू को लेता हूं, ठीक है ना, K1 इंटू K2 इंटू K3 को अगर मैं लूं तो मैं एक चीज देखूंगा। चलो इन तीनों की वैल्यू को उठाना भाई, इन तीनों की वैल्यू को उठाओ, K1 K2 और K3। देखो K1 की वैल्यू क्या है सर, K1 की वैल्यू है ml अपॉन m इंटू एल, यही है ना। इस वैल्यू को उठाकर इधर लिख दीजिए, इस वैल्यू को उठाकर कहां लिख दीजिए भाई, यहां लिख दीजिए, लिख दो सर। क्या थी हमारी K1 की वैल्यू, K1 की वैल्यू थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml अपॉन m इंटू एल, यही थी, बिल्कुल सही बात है सर। इंटू कौन है, K2 की वैल्यू। सर K2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, K2 की वैल्यू यहां से निकालिए, देखिए क्या है K2 की वैल्यू, ml2 डिवाइड बाई ml इंटू एल, बिल्कुल सही बात है सर। चलिए यहां पर ले आओ और यहां पर K2 की वैल्यू भी लिख दीजिए, क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml2 डिवाइड बाई ml इंटू एल, ये हमारे K2 की वैल्यू थी। जब आप K3 की वैल्यू देखो वहां पर क्या है, K3 की वैल्यू सर ये है ml3 अपॉन ml2 इंटू एल, यही तो है, बिल्कुल सर। अब एक काम करेंगे, जब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मैं देखता हूं यहां ml है, यहां पर भी ml है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सर। यहां ml2 है, यहां पर भी ml2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। यहां से अगर मैं एक चीज देखूं, यहां से अगर मैं एक चीज देखता हूं सर, क्या है K1 इंटू K2 इंटू K3 बराबर क्या आ रहा है भाई, यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा हमारा ml3 बचा, ठीक है, डिवाइड बाई यहां से कौन बचा सर, m बचा, ठीक है, और यहां से कौन बचा, l बचा, ठीक है सर। यहां से एक और l बचा, यहां से एक और l, 1 2 3 l बचे, मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। अगर आप इसको गौर से देखो, ml3 अपॉन m इंटू एल की पावर 3 हमारा क्या होता है, ये बीटा 3 होता है। सिंस क्या जानना भाई, हमको यहां लिखना है, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, चूंकि क्या लिखना भाई, हमको लिखना है बीटा 3 बराबर क्या था, बीटा 3 बराबर था ml3 अपॉन m इंटू एल की पावर 3, ये तो था। और ये सेम वैल्यू इसकी है, तो हम इसको बीटा 3 के बराबर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 बराबर हो जाएगा बीटा 3 के, बराबर हो जाएगा बीटा 3 के। अब यहां से हम ओवरऑल चीज निकालने वाले हैं। ओवरऑल चीज, अगर यहां पर 3 आ रहा है तो 3 तक मल्टीप्लाई करो, 4 आ रहा है 4 तक मल्टीप्लाई करो, 5 आ रहा है 5 तक मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो जाएगा सर, अगर मैं बीटा n की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू डॉट 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 Kn। आपको Kn तक क्या करना है, उसको आपको Kn तक उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा ओवरऑल कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच में हो जाएगा रिलेशन।
ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो, अगर इसको लॉग की टर्म में लिखना चाहो, मान लीजिए लॉग की टर्म में लिखना है, इसके आगे मैं लिख लूं लॉग बीटा एन, लॉग बीटा एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, लॉग क्या होता है लॉग में, मल्टीप्लाई में लॉग ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल ये सारे मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3 प्लस लॉग k4, है ना, डॉट 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 करके लॉग kn। इस तरह से ये हमारा दूसरा रिलेशन हो जाएगा जो लॉग के फॉर्म में पूछा जाता है, और ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में हो जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, कितने टाइप्स का होता है, और उन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं। अब बाकी का हम अगले लेक्चर में करने वाले, मिलते एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लेक्चर को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।